कार्बनिक रसायन में जो आज हम पढ़ने जाएंगे, प्रायोगिक कार्बनिक रसायन से संबंधित पाठ हम पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं प्रायोगिक कार्बनिक रसायन, तो उसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक आता है गुणात्मक विश्लेषण और दूसरा आता है मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ है कि कोई कार्बनिक पदार्थ क्या है उसकी पहचान करना। कार्बनिक पदार्थ की पहचान करने में हमें क्या करना होगा कि उस कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या तत्व हैं उनकी पहचान करना। सामान्यतः कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, उसके अतिरिक्त जो हमारे पास विभिन्न क्रियात्मक समूह हैं उनमें क्या क्या है? हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी तत्व हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः जो हमारे अधिकतर क्रियात्मक समूह हैं उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये मुख्य आते हैं। तो सबसे पहले जब हम कहें कि गुणात्मक विश्लेषण हमें करना है तो हमें पता लगाना है कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो हम तत्व परीक्षण करेंगे। और जब हमें ये पता चल जाए कि तत्व कौन कौन से हैं उस कार्बनिक पदार्थ में, तो क्रियात्मक समूह क्या है उसकी पहचान करेंगे। क्रियात्मक समूह पहचान करने के बाद अब हमें ये पता लगाना है कि कोई यौगिक क्या है। मान लिया कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, कौन सा यौगिक है, तो हम उसका क्वथनांक या गलनांक ज्ञात करके देख सकते हैं कि किस पहले से रिपोर्टेड कार्बोक्सिलिक अम्ल से मेल खा रहा है, तो हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसके बाद हम बात करते हैं मात्रात्मक की। मात्रात्मक में भी जो गुणात्मक विश्लेषण है उसके साथ ही हमें ये पता लगाना हो कि कोई किसी अभिक्रिया में मान लिया कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना या कोई अन्य क्रियात्मक समूह बना, या किसी प्राकृतिक रूप से हमें कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शब्द कहाँ से आया था? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? जीवित प्राणी भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं, है ना। और मतलब मरे तो हो ही सकते हैं, परंतु जीव जंतु और पौधे दोनों ही हो सकते हैं। तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, पौधों से या जीव जंतुओं के शरीर से। तो कोई पदार्थ किसी पौधे से प्राप्त किया गया, अब उसकी पहचान करनी है कि ये क्या है। तो कैसे पहचान करेंगे? उस पदार्थ को हम कैसे पता लगाएं कि ये क्या है? ये अम्ल है या एमाइड है, या इसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं, उसकी संरचना क्या है? तो उसको पता लगाने के लिए हम प्रयोगशाला में ये पहले पता लगाएं कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, फिर ये पता लगाएं उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। सिर्फ इतने से संरचना प्राप्त नहीं होगी, इसके साथ हमें जो अन्य प्रयोग करने पड़ेंगे वो हमें क्या करने पड़ेंगे कि कार्बन है तो कितना है, कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन है तो कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन है तो कितना प्रतिशत है, और उसके अनुसार हम उसका साधारण सूत्र निकाल सकते हैं। और फिर हम क्रियात्मक समूह के आधार पर उसका अणुभार ज्ञात करके संरचना बता सकते हैं कि ये यौगिक क्या है। तो दो तरह की चीज़ें हो गई कि एक तो तत्व है तो कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन तो कॉमन हम मान के चलेंगे, अधिकतर कार्बन तो होगा ही होगा। अधिकतर कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी होता है, बहुत कम यौगिक ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन और सल्फर, ये हमारे ज़्यादातर हैं। उसके बाद हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कार्बन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, और अन्य तत्व यदि उपस्थित हैं जिसमें से मुख्य हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन और सल्फर, उनकी मात्रा कितनी है। तो हम प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा यदि पता लगाएं और उसके अनुसार हम फिर अणुसूत्र उसका क्या होगा वो बनाने का प्रयास करें, तो इससे संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में एक तो जो अभिक्रियाएं इसमें हमारे काम में आएंगी, क्योंकि प्रयोगशाला में यदि हम कोई प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी,
तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। और दूसरा, जब हम मात्रात्मक की बात करते हैं, प्रतिशत मात्राओं की बात करते हैं कि विभिन्न तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, तो उससे संबंधित अब क्या होगा, हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी। और जब हमारे पास हम प्रश्न करना चाहते हैं प्रायोगिक परीक्षाओं में, तो उसमें जब न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें उसको कुछ सॉल्व भी करना होगा, और सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, वो हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो है कि गुणात्मक परीक्षण। गुणात्मक परीक्षण में यदि हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। ऑक्सीजन भी हमारे पास अधिकतर यौगिकों में होता है ना। बहुत कम क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं। हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अतिरिक्त अब हम कहें अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोहाइड्रेट है, ईथर है, नाइट्रो समूह है, एस्टर है, एमाइड है ना। इन सभी में ऑक्सीजन है, एक एमीन में नहीं है। एल्किल हैलाइड, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, इनमें नहीं है ना। बाकी इसके अतिरिक्त जो क्रियात्मक समूह हैं, सल्फोनिक अम्ल है, तो बहुत सारे क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, बहुत कम क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इन तीनों का परीक्षण करने की हमें विशेष आवश्यकता नहीं होती, ये देखने के लिए कि ये हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट क्रियात्मक समूह है या नहीं है, उसके लिए हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे यौगिक में नाइट्रोजन तत्व है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, और उसके अतिरिक्त हेलोजन है या नहीं है। और हेलोजन में अधिकतर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी है, उसका परीक्षण हम ज़्यादातर काम में नहीं हमें आता है। तत्व परीक्षण के लिए हम प्रयोगशाला में हमें पता है अधिकतर लोगों को कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन पता लगाने के लिए, नाइट्रोजन का तत्व परीक्षण करना हो तो याद है किसी को? नाइट्रोजन का पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमारे पास विधि है लेंसे परीक्षण, है ना। लेंसे विलयन बना के, लसाने विलयन जिसको बोलते हैं, लसाने विलयन, है ना। लेंसे या लसाने दोनों अलग अलग आपको किताबों में दोनों चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, लेंसे विलयन भी मिलेगा और इसके अतिरिक्त इसको लसाने विलयन भी लिखा जाता है। ये जो आपका परीक्षण है लसाने विलयन जो बनाते हैं, ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन सभी के काम आता है। सबसे पहली बात कि किसी कार्बनिक यौगिक में जब हमें तत्व परीक्षण करना है तो हम सीधा कार्बनिक यौगिक में नहीं करते हैं, लसाने विलयन बनाते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिक में सभी बंध कैसे हैं, सहसंयोजक बंध हैं। जितने भी तत्व हैं वो सहसंयोजक बंध से बंधे हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी हम परीक्षण करेंगे उसमें समय अधिक लगेगा। आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, गति अगर हम देखें, और सहसंयोजक बंधों की अभिक्रियाएं मंद होती हैं। तो इसीलिए हम पहले अपना जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको हम किस में बदल लेंगे, आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक में बदलने के लिए हम लसाने विलयन बनाते हैं। इसमें अभिक्रिया क्या होती है, हमारे पास जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें मान लिया कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। या हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है। हो सकता है इनमें से एक साथ भी हो कोई चीज़ें, ऑक्सीजन तो हो ही सकता है, कार्बन हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है,
अब इसका कोई अणुसूत्र हो जाएगा, एमीन है तो एमीन का अणुसूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 3n, है ना। एमाइड है तो ऑक्सीजन आ जाएगा साथ में। तो इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है परंतु तत्व कौन से हैं, इस तरह से हो सकते हैं। और इनके साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है खाली CH और N हो सकता है CHN और इसके साथ में ऑक्सीजन भी हो। तो हमारा जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ संगलित करते हैं। सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, संगलित एक साथ गलाना, अधिक तापमान पर पिघलाकर। जब हम संगलित करते हैं तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और हमारे पास सोडियम के साथ यौगिक बनता है। यौगिक बनने के लिए कार्बन का होना आवश्यक है। आयनिक यौगिक जो बनेगा उसमें यदि नाइट्रोजन है तो सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम साइनाइड। कार्बन तो होगा ही, हम कार्बन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड किस में, हमारा जो है इंटरेस्ट नाइट्रोजन में। तो यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तो क्या बन जाएगा, सोडियम साइनाइड। यदि सल्फर उपस्थित है तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड। सल्फर क्या बन गया, आयनिक। सल्फाइड, सल्फाइड की कितनी होती है संयोजकता, 2 -2 है ना, तो Na2S, सोडियम सल्फाइड बन गया, आयनिक यौगिक बन गया। अगर हैलोजन है तो बन जाएगा सोडियम हैलाइड। क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड। और यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ उपस्थित हों तो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम थायोसाइनेट। यदि हम सोडियम की बहुत अधिक मात्रा ले लें, यदि हम सोडियम की बहुत अधिक मात्रा ले लें, अगर सोडियम कम होगा तब तो केवल ये बन के रह जाएगा। यदि सोडियम की मात्रा अधिक ले लेंगे तो ये इसके बाद और अतिरिक्त सोडियम से भी रिएक्ट कर जाएगा और फिर हमारे पास ये अतिरिक्त इसमें यूज़ होगा सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड, ये यौगिकों की प्राप्ति हो। अब ये जब हमारे पास यौगिक बन गए आयनिक यौगिक, तो अब आगे हमें परीक्षण करना है। परीक्षण करने के लिए हम कौन सी अभिक्रियाएं काम में लेंगे, उन अभिक्रियाओं पे आधारित यदि कोई प्रश्न आता है तो हमें टेस्ट याद होना चाहिए, है ना। तो उस टेस्ट से किस तरीके से करेंगे, नाइट्रोजन का परीक्षण। 2 चीज़ें हैं, परीक्षण जब हम करते हैं परख नली में तो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा रंग आ रहा है, कैसा अवक्षेप आ रहा है, वो हमें पता होना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। और दूसरा, अभिक्रिया जो हो रही है वो अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया में क्या यौगिक बन रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो जब हम नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास लिसाने विलयन में क्या है, सोडियम साइनाइड, ठीक है। हम इसमें डालते हैं ताज़ा बना हुआ FeSO4 विलयन। ताज़ा बना हुआ FeSO4 विलयन किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। अब NaOH क्योंकि हमने सोडियम लिया, बनाया कैसे, संगलित किया सोडियम के साथ, तो वो क्या बन गया, ठोस पदार्थ बन गया। अब उस ठोस में अभिक्रिया करने के लिए क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, जल मिला देंगे। तो जो सोडियम साइनाइड बन गया वो तो जल में घुल जाएगा। और यदि थोड़ी मात्रा में अनरिएक्टेड सोडियम बचा है, जिसने क्रिया नहीं की है अभिक्रिया, वो जल से मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जल के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो लिसाने विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। लिसाने विलयन में क्या होगा, सोडियम साइनाइड के भी आयन होंगे और हाइड्रोक्साइड के भी आयन होंगे। तो आपके पास जो हाइड्रोक्साइड के आयन हैं, जब आप FeSO4 डालते हैं फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट में वास्तविकता में हमें क्या मिल रहा है, फेरस आयन Fe2+। और हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, क्षार उपस्थित है, ये बना लेता है फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस। ये अविलेय है जल में,
तो अवक्षेप बन जाता है हरे से रंग का, ठीक है। और हरे रंग का जब ये अवक्षेप बन जाता है तो इसके अंदर हम मिलाते हैं विलयन में सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 मिलाने से फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम साइनाइड। तो आपके पास विलयन में है सोडियम आयन, आपके पास विलयन में है साइनाइड आयन, और यहाँ से आपके पास विलयन में है फेरस आयन। सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या बनेगा, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब सोडियम फेरोसाइनाइड क्या बनेगा, FeCN6। फेरस की कितनी है, +2, साइनाइड की है -1, तो 6 साइनाइड में हो गया -6, -6 और +2, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, +4, है ना। अगर आयन लिखें तो कैसे होगा, +4। और ये आयन हमारे पास प्लस आयन कौन से उपस्थित हैं, सोडियम, इनके साथ मिलके क्या बना लेगा, Na4, सोडियम फेरोसाइनाइड, है ना, रंगहीन, इसका कलर नहीं होता। अगर हमारे पास फेरिक आयन नहीं हो, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ना डालें, सल्फ्यूरिक एसिड ना डालें, तो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है ये क्या करेगा, सोडियम आयन साइनाइड आयन, और ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब हम क्या डालेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कुछ फेरस आयन किस में बदल जाएंगे, फेरिक आयन में, और वो फेरिक आयन इसके साथ मिलके बना लेंगे फेरिफेरोसाइनाइड। फेरिक, फेरिक की क्या है, +3, फेरिक की क्या है, +3, और फेरोसाइनाइड की क्या थी, नहीं, खाली फेरोसाइनाइड अगर हम लें +4 थी, सॉरी -4, यहाँ पर -4 थी, सोडियम प्लस का था ना, यहाँ पर -4 थी। CN6 जो थे वो -6 थे, आयरन +2 था, तो इसके ऊपर क्या था, -4, एनायन था ये, है ना, -4, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, 4 सोडियम आ गए। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, फेरिफेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या बनेगा, ये 3 तो आ जाएगा इधर, है ना, और 4 आ जाएगा फेरी, फेरिक के लिए क्या आ गया, फेरी फेरोसाइनाइड। ये जो यौगिक बनता है इसका रंग होता है गहरा नीला, पर्शियन ब्लू कलर बोलते हैं। जल में विलेय होता है, जल में विलेय होने का मतलब विलयन का रंग नीला हो जाए तो नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परीक्षण करना है हमें कि नाइट्रोजन है या नहीं है, तो हमें पहले क्या बनाना है, लसाने विलयन, जिससे सोडियम साइनाइड बन गया, और सोडियम साइनाइड बनके जब हम FeSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, तो FeSO4 से हमें फेरिक आयन मिलते हैं, OH आयन हमारे पास पहले से उपस्थित है, पहले ये यौगिक बनता है, और ये फेरस हाइड्रोक्साइड से हमारे पास सोडियम साइनाइड से मिलकर सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है, और फेरिक आयन के साथ मिलकर हमारे पास फेरिफेरोसाइनाइड बनता है, गहरा नीला रंग प्राप्त होता है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित। इसमें संबंधित एक जैसे प्रश्न मैं लिखूं, निम्न यौगिकों में से
किस कार्बनिक यौगिक में लेसाने विधि से नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण नहीं किया जा सकता? निम्न यौगिकों में से किस यौगिक में लेसाने विधि द्वारा नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का परीक्षण नहीं किया जा सकता? और 4 चॉइस जो हैं वो मैं बता रही हूँ, उसमें से हमें बताना है कि किस में हम नहीं कर सकते। या जो ए है ना, ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको। चार कंपाउंड लिखे हैं, नाइट्रोमेथेन, ये क्या है, मेथिल हाइड्रोजीन, ये क्या है, एसिटामाइड, एमाइड है ना, हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। आपके पास नाइट्रोजन वाले यौगिक हैं चारों, नाइट्रो, आप चाहें तो इसको नाइट्रो की जगह एमीन कर लें, चलिए सब मिलते जुलते हो जाएंगे। सभी में अब NH2 है ना, मेथिल अमीन, मेथिल हाइड्रोजीन, एमाइड, हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। इनमें से किस में नाइट्रोजन का परीक्षण लेसाने विधि द्वारा नहीं किया जा सकता? बहुत मुश्किल है, वहीं उत्तर उधर ही लिखा है और अभी मैंने बताया था। नाइट्रोजन का परीक्षण करने के लिए क्या बनना चाहिए? सोडियम, क्या बनना चाहिए? सोडियम साइनाइड। साइनाइड में क्या क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परीक्षण करना है तो नाइट्रोजन तो होना चाहिए, वो तो चारों में है। कार्बन किस में नहीं है? कार्बन किस में नहीं है? सी में। तो हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड से जब सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो साइनाइड कैसे बनेगा? कार्बन तो है ही नहीं। जब कार्बन नहीं है तो साइनाइड नहीं बनेगा, और साइनाइड नहीं बनेगा तो नाइट्रोजन का ये टेस्ट हमारा हो ही नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा ध्यान कार्बन की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एक साधारण टेस्ट पर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन गया। आसान क्वेश्चन है, हमें पता है तो आसान है, नहीं पता है तो हम कहेंगे नाइट्रोजन सब में है। ऐसे कैसे होगा कि किस में से नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं है? नाइट्रोजन का टेस्ट किससे? लेसाने विधि से। लेसाने विधि में क्या चाहिए? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन किस में नहीं बनेगा? सी में नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अन्य आपके तत्व हैं, सल्फर। ठीक है, सल्फर के लिए जब हमारे पास एक बार सोडियम सल्फाइड बन जाता है तो इसमें यदि हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सॉल्यूशन डालें तो उसमें नीला रंग आता है, आपका सल्फर उपस्थित है। सल्फर और नाइट्रोजन यदि दोनों उपस्थित हों तो हमने कहा हमारे पास क्या बनता है? सोडियम थायोसाइड। ठीक है, अब जब हमारे पास ये दोनों उपस्थित हैं और ये बन जाता है तो इसके अंदर आपको क्या डालना है? लेसाने विलयन। हमने क्या डाला? FeSO4। क्या डाला हमने? जो नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे थे ना, नाइट्रोजन का टेस्ट तो वही करेंगे, पर उसमें अब सल्फर होने से साइनाइड नहीं बना है, थायोसाइनाइड बना है।
तो जब हम इसमें सल्फर डालेंगे, सॉरी वो डालेंगे आपका FeSO4 डालेंगे, तो आपके पास आ रहा है फेरस आयन, ठीक है। और ये है आपके पास SCN, ठीक है। ये आपके पास यौगिक बना देता है थायोसाइनाइड। इसका जो कलर है वो आपका लाल रंग का कलर बनता है। कैसा कलर बनता है? लाल रंग का। फेरस आयन यदि इससे संकुल बनाए तो एक समान मात्रा में यदि बनाए तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा Fe+2 में क्या था? Fe+2 में क्या था? 2 धनात्मक, इसमें है 1 ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 धनात्मक, है ना। अगर यहाँ पर हमारे 2 आ जाएं तो बराबर हो गया। अगर हमारे यहाँ पर माइनस हो गया। अगर फेरिक आयन के लिए कितने चाहिए? 3 ऋणात्मक। यहाँ पर 3 ऋणात्मक कब आएंगे? 2 धनात्मक, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि इससे पहले ही यहाँ पर जो हमने बताया ये यौगिक बनेगा, इसका लाल रंग आ जाएगा, और लाल रंग जो बनेगा वो आपको बता देगा कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही उपस्थित हैं। हेलोजन के लिए AgX क्या बना है? AgX क्या होता है? सिल्वर हैलाइड अविलेय होता है। हमारे पास बना है सोडियम हैलाइड। सल्फर के अकेले के लिए कौन सा रंग आएगा? सल्फर के लिए आप करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, है ना। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के अंदर आपका जब डालेंगे नीला बैंगनी कलर आएगा। नीला कलर बताया था मैंने, है ना, बैंगनी नीला कलर आएगा। सिर्फ सल्फर के लिए जब करेंगे क्या डालेंगे? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, बैंगनी नीला रंग प्राप्त होगा। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हैं तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड नहीं। कौन सा परीक्षण? नाइट्रोजन का जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें लाल रंग आएगा। हेलोजन का जब हम परीक्षण करते हैं तो जब हमारे पास क्या बन गया है लसाने विलयन में? सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन है तो ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन है तो सोडियम आयोडाइड। यदि हम इसको अम्लीकृत कर दें और उसके बाद हम इसमें AgNO3 डाल दें, अम्लीकृत क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लसाने विलयन कैसा है? क्षारीय है। लसाने विलयन क्षारीय है ना। तो सिल्वर OH के साथ मिलकर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। उस हाइड्रोक्साइड को समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए कौन सा अम्ल डालें? यहाँ NO3 है ना, तो HNO3 ही डालेंगे। HCl नहीं डाल सकते। HCl डालेंगे तो उस HCl का क्लोरीन इस सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर हैलाइड बना देगा। हेलोजन का तो हम परीक्षण कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं हेलोजन है या नहीं है। तो कौन सा एसिड डालेंगे? HNO3। यहाँ HCl नहीं डाल सकते। ये भी प्रश्न बन सकता है कि लसाने विलयन से हेलोजन का परीक्षण करने के लिए, अम्लीकृत करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग नहीं कर सकते? HCl का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हेलोजन का तो हम टेस्ट कर रहे हैं है या नहीं, और हेलोजन हम अपनी तरफ से मिला दें तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने क्या डालना है?
अम्ल क्यों डालना है? क्योंकि क्षार को समाप्त करना है। क्षार को क्यों समाप्त करना है? क्योंकि सिल्वर क्षार के साथ अभिक्रिया करके, सिल्वर हमें किस लिए चाहिए? सिल्वर हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हैलाइड बनाए। अगर OH से अभिक्रिया कर लेगा तो फिर हैलोजन से कैसे करेगा? तो आपने क्या डाला? HNO3 तनु, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, NaOH को खाली अम्लीकृत करना है, और AgNO3। यदि क्लोरीन है तो श्वेत अवक्षेप आता है। तो यदि श्वेत रंग का ठोस बन जाए तो हमें पता चल गया कि क्या उपस्थित है? क्लोराइड, क्लोरीन उपस्थित है। और भी है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि डालें, क्या डालें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये श्वेत अवक्षेप उसमें घुल जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है तुरंत, और वो सॉल्युबल है। यदि ब्रोमीन उपस्थित है तो क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका रंग होगा हल्का पीला। और हल्का पीला होने के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब घोलने का प्रयास करेंगे तो कम मात्रा में नहीं घुलेगा, अधिक मात्रा में बहुत देर तक हिलाने पर घुलेगा। ठीक है। आयोडीन अगर होगा तो बनेगा सिल्वर आयोडाइड, ये थोड़ा सा गहरा पीला बनेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय नहीं होगा। तो क्लोराइड तो आसानी से पता चल जाएगा, सफ़ेद बन रहा है, सफ़ेद और पीले में अंतर थोड़ा सा पता चल जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा। अब ब्रोमीन है या आयोडीन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, हल्का पीला और गहरा पीला, कितने कलर को हम हल्का कहें, किसको हम गहरा कहें, है ना। और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम कह रहे हैं कि ब्रोमाइड भी आसानी से नहीं घुलता है, आयोडाइड और भी कम आसानी से घुलता है, तो कितना कम और कितना ज़्यादा। उसके लिए जब हम हैलोजन में परीक्षण करते हैं तो ब्रोमीन और आयोडीन के परीक्षण के लिए हम एक अन्य परीक्षण भी प्रयोग में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन जल परीक्षण। क्लोरीन जल परीक्षण या कार्बन टेट्राक्लोराइड सतह परीक्षण। क्या होता है कि यदि हम इन तीनों हैलाइड की बात करें, सोडियम या किसी की भी हम हैलाइड की बात करें, कौन आसानी से निकल जाएगा? अगर हम अभिक्रिया कराएं तो इनमें से कौन आसानी से जाएगा? आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन? सबसे आसानी से कौन जाएगा? आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। इसमें हमारे पास अभिक्रिया होती है कि यदि हम अभिक्रिया कराएं किसकी? क्लोरीन जल इसलिए लिया क्योंकि क्लोरीन गैस है, तो गैस के रूप में उसको प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल है। क्लोरीन को जल में विलय करके उसका क्लोरीन जल बना लेते हैं, और क्लोरीन जल जब हम डालते हैं तो क्या होता है? आयोडीन तो निकल जाएगी I2 के रूप में, दो अणु भाग लेंगे अभिक्रिया में, और क्लोरीन आ जाएगी किस रूप में? क्लोराइड के रूप में। ठीक है। अब जो आयोडीन निकलेगी वो जल में तो विलय है नहीं, आयोडीन जल में विलय नहीं है, तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस परख नली में लसाने विलयन लेते हैं, और इस लसाने विलयन में थोड़ा सा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं इसके स्थान पर। जल लसाने विलयन में क्या है? जल है, वाटर में बना हुआ है ना लसाने विलयन,
और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो वो भारी होता है और जल में अविलेय होता है, वो नीचे बैठ जाता है। दो सतह बन जाती हैं अलग अलग, जैसे तेल और पानी मिलाएं, दो अलग अलग सतह बनती हैं, तेल ऊपर और पानी नीचे। पर जब हम क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाते हैं तो वो भारी होता है, इसलिए उसकी लेयर कहाँ बनती है? नीचे बन जाती है और जल की ऊपर। अब जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे? क्लोरीन वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? आयोडाइड। आयोडाइड का तो क्या बन जाएगा? आयोडीन। और क्लोराइड का क्या बन जाएगा? क्लोरीन का क्या बन जाएगा? क्लोराइड। जो आयोडीन बनेगा, इसको जब हम हिलाएंगे, जल में तो अविलेय है पर CCl4 में विलेय है। आयोडीन विलेय होके तुरंत ही गुलाबी बैंगनी रंग देती है। नीचे वाली जो सतह है कैसी हो जाती है? गुलाबी बैंगनी। तो रसायन विलयन में अम्लीकृत करें, थोड़ा सा क्लोरीन जल डालें, हिलाएं। यदि नीचे वाली सतह बैंगनी हो जाए तो इसका अर्थ क्या है? आयोडीन उपस्थित है। और यदि बैंगनी की जगह अगर ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन का तो बन जाएगा क्लोराइड और ब्रोमाइड का बन जाएगा ब्रोमीन। और ब्रोमीन कैसे रंग का द्रव होता है? लाल रंग का। और उसको जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलेंगे तो भूरा ब्राउन कलर का, गहरा पीला या ब्राउन कलर का विलयन बनेगा। तो यदि बैंगनी रंग का विलयन बने तो आयोडीन उपस्थित है, और यदि पीला या भूरा कलर का विलयन बने तो ब्रोमीन उपस्थित है। ये आपके परीक्षण है। तो इसमें प्रश्न जैसे है कि ये लेयर टेस्ट किसके लिए कर सकते हैं? ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कर सकते हैं, क्लोरीन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरीन तो हम स्वयं ही उसको प्रयोग ले रहे हैं, है ना। तो ये थोड़े से आपके ये टेस्ट थे जो आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे, और प्रैक्टिकल के साथ आपके कोई अगर इसमें प्रश्न भी बन सकते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया कौन सी है। अब इसके बाद जो हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है पार्ट, वो पार्ट है मात्रात्मक गुणात्मक जो है इसमें, कि कितनी मात्रा उपस्थित है। विभिन्न तत्व तो हैं पर मात्रा कितनी है। अब मात्रा पता लगाने के लिए हमारे पास जब कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी अधिकतर होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और इसके अतिरिक्त हैलोजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त और फास्फोरस वगैरह अन्य तत्व भी हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः हमारे पास ये तत्व उपस्थित होंगे। अब इसमें हमें पता लगाना हो कि हमारे पास जो कार्बनिक पदार्थ है उसका वास्तविक अणुसूत्र क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, मतलब कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है ना। तो उसको पता लगाने के लिए हम कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के लिए एक कॉमन परीक्षण कर सकते हैं, जिस पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें? कि हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अब प्रतिशत मात्रा से क्या मतलब है? यदि हम कहें हमारा यौगिक है C2H6, तो इसका अर्थ क्या है? एथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और 6 हाइड्रोजन 6, कुल अणुभार हो गया 30। तो कार्बन की प्रतिशतता कितनी है? 24/30 गुना 100 कितनी आ जाएगी? 80%। ठीक है। और हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी आ जाएगी? 6/30 गुना 100 20%। प्रतिशत मात्रा का ये मतलब है। अब उल्टा चलें कि यदि हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें हमें ये बताया जाए
कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20% है और कार्बन 80% है, अणु सूत्र क्या होगा? है ना, अनुभार मान लिया दे भी रखा हो 30, पर उसमें क्या क्या तत्व है हमें ये नहीं पता। अब हमें यदि प्रतिशत मात्रा दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, कितने हाइड्रोजन, इनका रेशो निकालेंगे आपस में, कितने हाइड्रोजन, 100 में से 20, है ना, और कार्बन कितने, 100 में से 80, कार्बन कितने, डिवाइडेड बाय 12, उसके परमाणु भार से भाग देना पड़ेगा उसको। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, यदि 12 होता तो 1 कार्बन, है ना, 80 है तो कितने कार्बन, इनका आपस में 80 और 20% है, टोटल कितने, 20, कितने हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 100 में से, हाँ 20% हाइड्रोजन है ना 100 में से, आपके पास 30 में से 6 है, तो 100 में से 20 है। इनका आपस में रेशो क्या है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 है, ऐसे है ना। ये तो हो गया अणु सूत्र, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। हमारे पास किस तरह से हम मात्रा निकालेंगे, इसमें देखें सवाल कि कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, उसके अनुसार कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए हम रिएक्शन करते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड से, कॉपर 2 ऑक्साइड से, लाल तप्त, गरम, बहुत गरम, बहुत गरम करते हैं कॉपर ऑक्साइड, बिल्कुल मतलब जो हम एक ट्यूब के अंदर लेंगे, इसमें हम जो एपरेटस बनाते हैं ना, कैसा बनाते हैं, इसमें कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, साथ में इसके साथ मिक्स करके जो कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ कॉपर ऑक्साइड, जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, उत्प्रेरक का कार्य करेगा ये, ठीक है। कार्बन से जितना भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जितना है उससे जल बन जाएगा। अब यदि हम कहें कि फॉर्मूला था CXHY, मान लिया हमारे पास कोई यौगिक था जिसमें कार्बन कितना था X और HY, और इसके साथ हो सकता है आगे नाइट्रोजन सल्फर भी हो, पर अभी हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं कि कितना है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब हमारे पास कार्बन का बन गया CO2, कितने CO2 बनेंगे, X, Y कितने थे, H, तो कितने जल के अणु बनेंगे, Y/2। अब जो यहां से गैस निकल रही है
बाहर, उसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाष्प। जल गर्म है ना, तो वाष्प है। अब इसको प्रवाहित करते हैं हम, नलियां ले लेते हैं 2 यू शेप की। इसमें एक में भरते हैं निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, और उसको तोल लेते हैं कितने ग्राम है। भरने से पहले तोल लेते हैं कितना ग्राम है। और दूसरे में हम भरते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी तोल लेते हैं कितने ग्राम है। जब हम इसको प्रवाहित करते हैं तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जितना जल बना है उसको अवशोषित कर लेगा और इसका भार बढ़ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? जल को अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है, यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ होगा, इसको हम बाद में अलग कर सकते हैं इनको एक दूसरे से। पहले ट्यूब प्लस कैल्शियम क्लोराइड को तोल लिया, गर्म करने के थोड़ी देर बाद दोबारा तोल लिया, तो जितना जल बना उतना ग्राम इसका वजन बढ़ जाएगा। मान लिया वो वजन है m1 ग्राम, ठीक है, जो बड़ा वो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी वजन बढ़ जाएगा। उसका वजन जितना बड़ा वो हो गया m2 ग्राम। और ये गैस बनी है किससे? इसमें हमने जो कॉपर ऑक्साइड लिया है उसको, साथ में हमने कार्बनिक पदार्थ लिया है, कार्बनिक पदार्थ हमने लिया m ग्राम। हमने कितना कार्बनिक पदार्थ प्रयोग में लिया वो हमें पता है m ग्राम। जितना जल बना वो तोल लिया हमने m1 ग्राम, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो तुल गई हमारे पास m2 ग्राम। ठीक है। अब आपके पास कार्बन, कार्बन कहाँ से निकालेंगे? इससे। और हाइड्रोजन किससे निकालेंगे? इससे। तो आपके पास फॉर्मूले में क्या आया? m ग्राम से कितने ग्राम जल उपलब्ध हुआ? m1 ग्राम। आपके पास इस पदार्थ से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना? एक से एक बना है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक से एक का मतलब क्या है कि ये जो भी भार है उसमें कार्बन कितना है? 12 है ना। कुल कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना है? 44। हमारे पास जो m1 वजन आया वो किसका आया है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो 44 में कार्बन कितनी है? 12। ठीक है। तो आपके पास प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा किससे निकालेंगे आप? 12/44। और वजन हमारा जो है, कितना वजन बना है? m1, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का m2 बना है बटा m गुना 100। इससे आपको पता चल जाएगा कार्बन कितना प्रतिशत है। इसी तरह जल का निकाल लेंगे। जल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। जल से हमें पता लगेगा जल के एक अणु में क्या है? कितने अणु हैं हाइड्रोजन के? 2। तो 18 में कितने हैं हाइड्रोजन? 2 ग्राम। m1 m 100 में कितना? हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। और जब ये प्रतिशत मात्रा आ जाएंगी तो अब ये ज़रूरी नहीं है अगर हाइड्रोकार्बन है तो आपकी ये 100% में बराबर आनी चाहिए। यदि आपके पास अन्य तत्व भी उपलब्ध हैं, हाइड्रोजन भी के साथ में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हो सकता है कार्बन आए 50%, हाइड्रोजन आए 20%, नाइट्रोजन आए 15% और शेष बचा हुआ
ऑक्सीजन मान सकते हैं हम। अन्य तत्व हमें पता हो कि और कौन कौन से तत्व हैं, तो उसके आधार पर फिर बाद में हम इसमें सबको कंबाइन करके फॉर्मूला निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या है और उसके अनुसार न्यूमेरिकल्स कैसे हैं वो देखें। तो अगली क्लास का टाइम आपका कितना, 4:30 बजे तक चलेगी अपनी या नहीं, अपने पास है टाइम या नहीं है अभी? देखिए इसमें जैसे एक प्रश्न हम देख सकते हैं कि आपके पास 0.246 ग्राम कार्बनिक यौगिक हाँ बस ये एक सवाल इनको बता दें इससे रिलेटेड। 0.246 ग्राम कार्बनिक यौगिक कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर आपको हो सकता है कि ये लिखें कि गर्म करने पर जो गैस बनती है उसे KOH में प्रवाहित करने पे KOH का भार इतने ग्राम बढ़ जाता है। तो आपको उससे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि KOH ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो भार बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड के, है ना। वो भाषा जो है प्रश्न की उस पे जाना है। 0.1014 ग्राम जल बनता है ना। लिख दें कि कैल्शियम क्लोराइड जो गैस बनी उन गैसों को कैल्शियम क्लोराइड से प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड के भार में इतने ग्राम की वृद्धि होती है। दिए गए पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो अब हमारे पास आसान हो गया। कार्बन के लिए हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनी है 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 12। कुल हमने पदार्थ लिया था 0.246 और बनी है कार्बन डाइऑक्साइड 0.198 और प्रतिशत में निकालनी है मात्रा 100 में कितना, इसको गुना भाग आप कर लेंगे तो आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा पता चल जाएगी। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। जल बना है 18 ग्राम में, हाइड्रोजन कितना 2 ग्राम। पदार्थ आपने लिया था 0.246, जल बना आपका 1014 गुना 100। अब इसमें यदि हमें मात्रा निकालनी हो कि कितने कितने हैं तो 20% है। हाइड्रोजन का भार है 1, कितने हाइड्रोजन 20, कार्बन कितने 80 बटा 1 कार्बन का भार 12, तो कितना आ गया 6.6 के करीब आ गया, है ना। तो जो अब इनका हम रेशो निकालेंगे 6.6 से 20, कितना रेशो आ गया 1:3। तो यदि हम उल्टा चलेंगे कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा पता होगी और हमें यह पता है कि केवल ये 2 तत्व हैं, है ना, तो दोनों का जोड़ 100 आएगा प्रतिशत मात्रा में। पर अगर जरूरी नहीं है कि ये 100 आए, यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा और हाइड्रोजन की दोनों जोड़ के 100 नहीं आएगी, लेकिन आप ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन कितने हैं, x पता चल जाएगा, H y पता चल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त अन्य तत्व होंगे तो नाइट्रोजन का परीक्षण करेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो वो कितना Z पता चल जाएगा। ये तीनों मिला के 100 हो गए, तो इसका मतलब केवल ये 3 तत्व हैं, 100 नहीं हुए और अन्य हैलोजन और सल्फर नहीं है, तो हम मानेंगे शेष बचा हुआ ऑक्सीजन है। इन तीनों को जोड़ के
100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो मैम उसमें अगर 1:3 है तो CH3 भी तो गैस कर सकते हैं। हाँ, CH3 तो उसका हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ही पता लगेगा। अब इसके साथ आपको प्रश्न में ये दिया होगा कि उसका अणु भार कितना है, अणु भार कितना है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, CH3 तो यौगिक हो नहीं सकता ना, CH3 थोड़ी होगा यौगिक, हाइड्रोकार्बन। और अणु भार दिया होगा, उससे आप, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कई बार अलग अलग हो सकता है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला का यदि सारे के सारे आपका रेशो, अब देखिए अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें C3H7N है तो इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। पर यदि हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है C4H8O2 तो इसका तो एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अणुभार दिया होगा। इसमें तो अणुभार ना भी दिया हो, छोटे से छोटा कंपाउंड जिसका फार्मूला हो वो यही आ जाएगा, है ना। तो अधिकतर आपको साथ में क्या दिया होगा, अणुभार दिया होगा, जिससे आप न्यूमेरिकल में कंफर्म कर सकते हैं कि उसके आगे क्या होगा। तो अब बाकी कल की हमारी क्लास में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, इनके लिए किस विधि से किस प्रकार से हम प्रतिशत मात्रा निकालेंगे वो देखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न और सवाल हैं वो देखेंगे।